Assalamu alaikum. Dear students, I am Syed Arsalan Bukhari, your chemistry teacher for second year. Students, today is a very important topic, but it is an extension of the previous topic. आज हम डिस्कस करेंगे परक्लोरिक एसिड को, विच इज़ एन ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन. तो चलें, टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते हैं परक्लोरिक एसिड की डिटेल की तरफ. Today in this lecture we are going to discuss an example of an oxy acid of chlorine. क्योंकि इससे पहले हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं और उनको नाम कैसे दिया जाता है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वन एग्जाम्पल ओनली, एंड दैट इज परक्लोरिक एसिड. Dear students, the formula of perchloric acid is HClO4. It is produced by two methods. Normally दो methods हम इस्तेमाल करते हैं. एक तो है इसका ट्रेडिशनल मेथड, एक तो है बच्चों इसका ट्रेडिशनल मेथड. अच्छा, अब वो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, पुराना ज़रा मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोरेट इस्तेमाल करते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब ये तरीका हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते. उसकी रीज़न ये है कि जो सोडियम क्लोरेट है वो सोडियम क्लोरेट एक्सेसिवली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. तो वो वाटर में डिज़ोल्व होने की वजह से उसकी चूँकि एक्सेसिव सॉलिबिलिटी है वाटर में, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होने का ख़दशा होता है. इसलिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, और वो दूसरा मेथड आप कह लीजिए उसको हम लेबॉर्ट्री मेथड कह सकते हैं. एंड दिस मेथड इज, हमने करना क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम परक्लोरेट का, पोटेशियम परक्लोरेट का रिएक्शन करवाएंगे विद कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाएंगे, कंडीशंस जो है वो बड़ी कंट्रोल रखनी पड़ती हैं. आमतौर पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस्ड होता है, तो हम लिखेंगे कि रिड्यूस्ड प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है. तो कम प्रेशर के ऊपर ये काम चलता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पोटेशियम परक्लोरेट की बजाय बेरियम परक्लोरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हमें आम तौर पर ये नज़र आता है कि जो परक्लोरिक एसिड उससे भी बन जाता है, लेकिन उससे वो हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है. एक्चुअली परक्लोरिक एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होता है और एनहाइड्रस फॉर्म में भी होता है. तो हम उसको एनहाइड्रस फॉर्म में एक्चुअली यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं. तो जब आप उसको एनहाइड्रस फॉर्म में प्रिपेयर करना चाहें तो आप पोटेशियम परक्लोरेट का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सनट्रेटेड. अगर आप इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर पोटेशियम परक्लोरेट की बजाय बेरियम परक्लोरेट इस्तेमाल करें. डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है, जस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर है वो हम देते हैं, जस्ट 10, यानी बहुत डिक्रीज्ड वैल्यू है जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन विल प्रोड्यूस परक्लोरिक एसिड. तो इससे हमें परक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. लेकिन ये परक्लोरिक एसिड चूँकि वाटर में बड़े अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये हमें सोल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में मिलता है, और इसके साथ एक प्रेसिपिटेट बना होता है जिसकी फिर हमें डिस्टिलेशन करके उसको सेपरेट करना पड़ता है. सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं रिएक्शन की तरफ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कौन सा प्रेसिपिटेट क्रिएट हो रहा है और फिर हम उसको सेपरेट किस तरीके से करते हैं. मैंने आपको मैथड बता दिया. द मैथड इज पोटेशियम क्लोरेट परक्लोरेट plus concentrated sulfuric acid. So the reaction is very simple, dear students. It will be KClO4, potassium perchlorate. Reaction is with concentrated sulfuric acid at a very reduced pressure of only 10 to 12 millimeter of mercury, along with heating. Dear students, ये
रिएक्शन क्या बनाता है? दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड दिस इज अ प्रेसिपिटेट. It do not dissolves in water, it forms a precipitate. So इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. और डियर स्टूडेंट्स, इसी को सोडियम बाइसल्फेट भी कहा जाता है. सो ये प्रेसिपिटेट क्रिएट हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि KHSO4 और along with the production of our main product that is परक्लोरिक एसिड. सो ये हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गया, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हम ये सारा मेथड अडॉप्ट कर रहे थे. सो दैट इज परक्लोरिक एसिड. अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक ही जगह पे, ये आप गौर से देखें कि ये एक ही जगह पर एक मिक्सचर बना हुआ है, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये एसिड है और साथ में ये एक प्रेसिपिटेट बन गया. तो जब हम दो चीज़ों को आपस में जो एक जगह पर मौजूद होती हैं उसको अलहदा करना होता है, तो फिर हम एक टेक्निक अडॉप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, इस मिक्सचर की हम डिस्टिलेशन करेंगे. डिस्टिलेशन लिटरली मींस सेपरेशन. और वो डिस्टिलेशन जो है वो इसकी आमतौर पे हम दो बुनियादें बनाते हैं. या तो चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाके उसको डिस्टिलेट किया जाता है, या उसके कंडेंसेशन पॉइंट के ऊपर उसको अलहदा किया जाता है. सो ये हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाके इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो इनकी हम डिस्टिलेशन, इस मिक्सचर की जब डिस्टिलेशन की जाएगी, सो उस डिस्टिलेशन के नतीजे में वी विल ऑब्टेन परक्लोरिक एसिड. सो डियर स्टूडेंट्स, टू कंक्लूड दिस पार्ट, हम ये कह सकते हैं कि हाउ परक्लोरिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड. Perchloric acid can be produced by doing the distillation of the mixture that is formed by the reaction between potassium chlorate and concentrated sulfuric acid on providing heating at reduced pressure. तो ये हमने सारी चीज़ को conclude कर दी है. So that is the production of perchloric acid. And dear students, like I already told you, this acid is produced in anhydrous form. सो ये एनहाइड्रस फॉर्म में हमने प्रोड्यूस किया है, मतलब विदाउट वाटर. और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हाइड्रस फॉर्म में उसको लाना चाहते हैं, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो फिर पोटेशियम क्लोरेट परक्लोरेट की बजाय बेरियम परक्लोरेट इस्तेमाल किया जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड. अब आगे मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ. सो we'll start with the physical properties first. Talking about perchloric acid, dear students, पहली बात ज़हन में रखिएगा, it is a colorless liquid. It is a colorless liquid और इसकी जो appearance होती है dear students, वो oily appearance होती है. So ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है. पॉइंट नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज दिस टर्म हाइग्रोस्कोपिक? द टर्म हाइग्रोस्कोपिक मीन्स विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर. सो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -112 डिग्री सेल्सियस. ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी आप इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं. तो नॉर्मल प्रेशर पे इस टेम्परेचर पर पहुंचकर ये फ्रीज हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल कर जाता है डीकम्पोजिशन के साथ. यानी 90 डिग्री सेल्सियस पर ये डीकम्पोज करके बॉयल कर जाता है. यानी इसकी 90 डिग्री सेल्सियस पर डियर स्टूडेंट्स डीकम्पोजिशन हो जाती है. अब इसकी डीकम्पोजिशन किस तरह से होती है वो मैं आपको समझाता हूं. आप देखिए कि ये रहा हमारे पास परक्लोरिक एसिड HClO4.
हम जैसे ही इसको हीट करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हीट होकर 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर ये टूट जाता है और टूटकर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक यूनिट क्रिएट करता है along with the production of 2 moles of oxygen gas. So dear students, ये है इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर ये टूट जाता है और आप कह लीजिए कि बॉयल कर लेता है और टूटकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑडुअरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, अपीयरेंस आपको बता दी हुई है, कलरलेस लिक्विड है, ऑयली फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो MR है यानी इसका जो मोलेकुलर मास है वो 100 ग्राम पर मोल है, जबकि इसकी जो डेंसिटी है वो 1.768 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये डेंसिटी भी रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परक्लोरिक एसिड। एक फिजिकल प्रॉपर्टी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे अलग से, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज solubility in water. Dear students, परक्लोरिक एसिड वाटर में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है और वाटर में डिसॉल्व होकर ये एक बात साबित करता है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को, सॉल्युबिलिटी इन वाटर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में बहुत शानदार है, ये बहुत अच्छे तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व होके क्या बनाता है और फिर देखते हैं कि उस बात से साबित क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा परक्लोरिक एसिड एंड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, that is H3O positive, along with the formation of perchlorate ion यानी ClO4 negative. So that is the ionization, or you can say solubility of perchloric acid in water. आप क्लियरली देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसने वाटर में डिसॉल्व होते ही अपना H पॉजिटिव लूज किया, वो H पॉजिटिव वाटर में एंटर हुआ टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन और परक्लोरेट आयन को इसने कॉन्जुगेट बेस की सूरत में प्रोड्यूस कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लेकिन यहां से कुछ नताइज निकालने हैं हमने। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज आप देखें कि इसने अपना H पॉजिटिव वाटर को डोनेट कर दिया। तो अगर इसने H पॉजिटिव वाटर को डोनेट किया है, व्हाट डज दिस सजेस्ट डियर स्टूडेंट्स? दिस सजेस्ट दैट इट वुड बी एन एसिड। अब ये कौन सा एसिड होगा? ये डिपेंड करता है कि इसने कितने H पॉजिटिव जो हैं वो वाटर को दिए हैं। सो आप देख सकते हैं इट हैज ओनली 1 H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव इसने लूज कर दिया। तो जब एक एसिड एक H पॉजिटिव किसी दूसरे को दे रहा होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड। तो एक बात तो ये साबित हो गई कि ये एक मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या? प्रोटॉन से ये लफ्ज निकला, मोनो मीन्स 1। तो चूंकि ये एक H पॉजिटिव एक प्रोटॉन लूज करता है, इसलिए इसको मोनोप्रोटिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो ये एसिड है। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, जब इसका हम pKa वैल्यू निकालते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम उसकी pKa वैल्यू को देखते हैं। तो इसकी pKa वैल्यू जो है वो हमें -10 मिलती है डियर स्टूडेंट्स।
और ये बात ध्यान में रखिएगा, जितनी छोटी pKa वैल्यू होती है उतना ही वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये -10 वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू है। अगर आप इसको कंपेयर भी करना चाहते हैं ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं साथ में कि pKa ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बड़ा शानदार एसिड मानते हैं और वो है भी, वो जस्ट -3 है डियर स्टूडेंट्स। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पर क्लोरिक एसिड की pKa वैल्यू उससे कितनी कम मिल रही है। इसका मतलब है कि ये उससे भी अच्छा एसिड होगा। यस, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है इन एक्वस मीडियम। तो यानी जब ये एक्वस मीडियम में होगा, वाटर के अंदर होगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाएगा, और वो उसकी pKa वैल्यू से हमें अंदाजा हो रहा है। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी इतनी हाई pKa वैल्यू की वजह से ही इसको हम सुपर एसिड का नाम भी देते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम एसिड्स जिनकी pKa वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा आ जाती है, उनको हम सुपर एसिड का नाम दे देते हैं। सो ये बात हम साबित कर रहे हैं कि पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द एक्वस मीडियम। इसकी एसिडिटी सबसे, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, हत्ता कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा है, नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो 3 कॉमन एसिड्स हम आमतौर पे यूज करते हैं, रिएक्शंस में देखते हैं, उनसे भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये रखता है। सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते करते इस प्रॉपर्टी को मैंने इसलिए अलहदा से एक्सप्लेन किया क्योंकि हम इसके जरिए ये रिजल्ट जो है वो निकालना चाहते थे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पर क्लोरिक एसिड HClO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो जरा वेरी करती है। वो वेरी कैसे करती है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, लेकिन हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को बढ़ा भी सकते हैं, यानी यही सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी सामने आ सकता है। फर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, वीक ये तब होगा जब आप इसको रखेंगे कोल्ड फॉर्म में, या फिर जब आप इसको डिल्यूट फॉर्म में रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट इज इन कोल्ड एंड डिल्यूट फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के आता है। 2 कंडीशंस में, जब ये हॉट फॉर्म में होगा या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, सो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन हम आमतौर पे डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैरामीटर है ये है तकरीबन 72.5%। यानी अगर हमारे पास पर क्लोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 72.5% है, यानी अगर ये मोर देन इससे है तो हमारे पास ये कैटेगरी आ जाएगी। 72.5% से ज्यादा अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर किरदार अदा करेगा। और अभी हम एक रिएक्शन से भी देखते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन 72.5% से कम कर दी तो ये डिल्यूट कहलाएगा और उस सूरत में ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम ही नहीं करेगा, हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और ये डिपेंड करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 72.5%, so it will be a strong oxidizing agent, and if it is less than 72.5%, it will be a weak oxidizing agent. Dear students, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है जब हम इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं।
आप इस रिएक्शन को आयरन के साथ भी करवा सकते हैं। तो जब हम इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं और HClO, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं HClO4 कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स तो वो सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन में जाते हैं। तो ये रिएक्शन होगा, इट विल प्रोड्यूस जिंक परक्लोरेट, तो ये परक्लोरिक एसिड है, विद जिंक इट इज गोइंग टू मेक जिंक परक्लोरेट and along with the production of hydrogen gas. So यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती हुई नजर आती है, and in order to balance the equation we'll put 2 here. So the equation is balanced. अब आप जरा गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, जबकि यहाँ पर आते हुए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुकी है, +2। और अगर आप यहाँ आयरन यूज करेंगे तो आयरन के साथ भी सेम रिएक्शन होता हुआ हमें नजर आता है। तो ये आप देखो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड और उसकी ऑक्सीडेशन करवाई किसने है, परक्लोरिक एसिड ने करवाई है। इसका मतलब है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होगा, अगर आपने यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल कर लिया तो ये एक बड़ा ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और अगर आपने यहां पे डिल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल किया तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हम इस रिएक्शन के लिए आमतौर पे डिल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं बिकॉज वी नीड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज another property of perchloric acid, that it is an oxidizing agent, but it is a weak oxidizing agent when it is in cold and dilute form, and it is a strong oxidizing agent when it is in hot and concentrated form. It means we can enhance यहाँ से important short question बन सकता है कि we can enhance its oxidizing power, और कैसे, जब हम उसकी concentration को क्या करेंगे, increase करेंगे। So that is also a very important point. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी डिसॉल्विंग पावर। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डिसॉल्विंग पावर है, उस डिसॉल्विंग पावर का जो ताल्लुक निकलता है वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के साथ निकलता है। यानी जितना ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उतना ही ये उसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप देखिए जिंक इसके साथ रिएक्ट करके जिंक परक्लोरेट बना रहा है, और जिंक परक्लोरेट जो है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी अच्छी ये उसकी ऑक्सीडेशन करेगा उतनी ही जल्दी जिंक परक्लोरेट बनेगा और उतनी ही जल्दी वो फिर डिसॉल्व होगा, यानी जिंक इसकी वजह से डिसॉल्व हो रहा है। तो इसकी जो डिसॉल्विंग पावर है डियर स्टूडेंट्स, वो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने या ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ डायरेक्टली जो है वो रिलेट करती है। तो ये भी एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी हम इसकी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, डिसॉल्विंग पावर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बात हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि इसकी जो डीकम्पोजिशन होती है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर होती है, हीट करने पर होती है, इसलिए उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन का नाम दे सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। जब हम इसको हीट करते हैं और इसको तोड़ते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पर जाके ये रिएक्शन होता है, HCl बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव। सो चूंकि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो कर सकता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, इसलिए हमारी आम तौर पर कोशिश होती है कि जब हम इसको लेबॉर्ट्री में रखें, यानी स्टोर करें या उसको यूज़ करें, तो हम इसका सोल्यूशन 67% एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। तो जैसे ही हम इसका 67% एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, यानी एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें 67% ये होता है, इसकी वजह से हम इस रिएक्शन से कम बच जाते हैं, जो कि एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपके सामने है, ये एक्सप्लोसिव होता है और एक्सप्लोजन के साथ ये रिएक्शन होता है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम आमतौर पे इसको 67% सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन के अंदर बना के तो फिर हम इसको स्टोर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि इट शोज रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स।
डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्शन शो कर जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम इसका रिएक्शन आमतौर पे अल्कोहल्स के साथ करवाते हैं। Now, dear students, we have already proved in this point that it will act as an oxidizing agent. ये सामने वाले सब्सटेंसेस की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो अल्कोहल्स की ये आसानी से ऑक्सीडेशन कर देता है। व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, तो हमें नजर आता है कि दे प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इसकी एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि इस अहम प्रॉपर्टी के एतबार से हम देखें तो ये अल्कोहल्स यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके उनकी ऑक्सीडेशन कर देता है। तो पर्टिकुलरली अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसका एक बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है कि जब हम पर क्लोरिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो वो उसको एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा अहम इसका रिएक्शन था जिसको हमने डिस्कस किया। तो पहले हमने उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया डिटेल में, तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, चंद एक केमिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस किया कि वो इंतहाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एक्वस मीडियम में, इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलते हैं टॉपिक के लास्ट हिस्से की तरफ कि अगर हम इसके यूजेस को डिस्कस करना चाहें तो इसके यूजेस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत बड़ा यूज तो ये है कि ये एचिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। एचिंग इंडस्ट्री में हमने पहले भी बात की हुई है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एचिंग इंडस्ट्री क्या है? हमने पढ़ा है कि मिरर्स के ऊपर, ग्लास के ऊपर जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, उन डिज़ाइंस को बनाने को हम एचिंग कहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा यूज़ एचिंग इंडस्ट्री में निकलता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, एनालिटिकल एनालिसिस करते वक्त, चीज़ों का एनालिटिकल एनालिसिस करते वक्त या एनालिटिकल डेटा निकालते वक्त हम इसका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या आ सकता है डियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर हम मैथ्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। पोटेशियम और सोडियम की एस्टिमेशन, किसी जगह पर उनकी अमाउंट कैलकुलेट करना, ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। और वहाँ पे हम इसको एक एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छा एनालिसिस हम कर सकें। सो दीज आर द यूजेस ऑफ परक्लोरिक एसिड। आप इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से लाजमन प्रिपेयर कीजिए, बिलखसूस इस पॉइंट को, यानी ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन द एक्वस मीडियम, इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ परक्लोरिक एसिड, जिसमें हमने पढ़ा कि परक्लोरिक एसिड को किन तरीकों के जरिए प्रिपेयर किया जा सकता है। Also, we have studied its physical properties as well as some chemical properties, and in the end, we have studied some uses. डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।